हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी अगले मेंस की बढ़िया चल रही होगी और जिनके अभी जो जनवरी वाले सेशन में अपियर हुए थे मेंस वाले सेशन में, उनके एग्जाम्स बढ़िया गए होंगे। अभी जो आप लोगों के पास जो आपका समय चल रहा है उसमें आपके पास बहुत सारी दुविधाएं हैं। पहली, आपके दिमाग में ये चीज चल रही होगी कि किसी का अगर मेंस फर्स्ट सेशन वाला एग्जाम खराब गया है या उसकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं गया, तो वो अभी परेशान हो रहे होंगे कि उन्हें आगे आने वाले मेंस का जो एग्जाम होने वाला है अप्रैल पे, उसकी तैयारी कैसे करें। जिनका ओवरऑल ठीक ठाक गया है, 99 परसेंटाइल या 95 प्लस परसेंटाइल है, उनका है कि अभी उनको मेंस में कौन कौन सी उनकी रैंक्स कितनी आ सकती है, उन्हें कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, इस पर उनका सवाल चल रहा होगा। उन्हें लग रहा होगा मेंस अगले मेंस की तैयारी करें या अगले एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। इन दोनों ही कंडीशंस में आज का जो हमारा शॉर्ट सेशन है वो आप लोगों को हेल्प करने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं कि प्रीवियस जो मेन सेशन हुआ उसमें ओवरऑल एग्जाम का पैटर्न क्या रहा, ओवरऑल एनालिसिस क्या कहता है, तथा हम इसमें बात करने वाले हैं कि हमारी जो आने वाली एग्जाम की प्लानिंग है उसकी एक स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए और उसका एक अप्रोच हमें कैसे बनाना है। तो इस डिस्कशन में हमारे जो की पॉइंट्स होंगे कि आपको आगे क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। फिर अगर आप अगले मेंस के लिए प्रॉपरली तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी रिवीजन करने की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे आपको ज्यादा टाइम देना है, जिनकी आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, उनका वेटेज किस तरह से रहने वाला है, क्योंकि ओवरऑल इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर होल सिलेबस विद द सेम एफिशिएंसी इन प्रोवाइडेड 2 और 3 मंथ्स। ओके, सो और हमें टॉपिक्स कैसे प्रायोरिटाइज करने हैं इस पे हम लोग अपना डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, तो अगर हम केमिस्ट्री का पेपर एनालिसिस करके उसका पूरा निचोड़ निकालते हैं कि ओवरऑल एनालिसिस क्या कहता है केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में जो देखा गया कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हमेशा बच्चे इग्नोर करके जाते हैं या ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हम लोग एक कोर पर्सपेक्टिव से अपनी केमिस्ट्री को तैयार कर रहे होते हैं, जहां पे आप थ्योरेटिकल टॉपिक जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्हें इग्नोर कर देते हैं। जबकि देखा गया कि अभी जो मेंस का अटेम्प्ट हुआ उसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो ओवरऑल जिन टॉपिक्स को मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूं, इन टॉपिक से 6 to 7 क्वेश्चन देखे गए हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चैप्टर तो प्रायोरिटाइज किया ही है कि आपको किन चैप्टर्स पे फोकस करना है, उन चैप्टर्स में किन किन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करके जाना है, हर चीजें टू द पॉइंट होनी चाहिए, आपको कंपाउंड्स के नाम, उनके यूटिलिटी, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मेडिसिनल केमिस्ट्री से पूछे गए थे। मेडिसिनल केमिस्ट्री, यहाँ पे आपको ड्रग्स और कुछ जो पर्टिकुलर पर्पसफुल मेडिसिन हैं उनका नाम आया था, जैसे एनाल्गेसिक्स होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, उनके नाम आए हुए थे। तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले वाले एग्जाम्स में, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है उनके नाम आपको पता होने चाहिए। नो डाउट मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ नाम अगर याद है तो आप तुरंत करके चले जाएंगे। इससे 2 चीजें आपकी बढ़िया बन जाती हैं, एक तो आपका टाइम सेव हो जाता है जो आप मैथ्स और फिजिक्स में यूटिलाइज कर सकते हो, दूसरा है कि आपके श्योर शॉर्ट नंबर हैं, यहाँ पे आपको डाउटफुल वाली कंडीशन नहीं रहेगी। तीसरी चीज, आप इसमें एंटीसेप्टिक और एंटी डिसइंफेक्टेंट जितने भी हैं उनके नाम आपको याद करके जाने हैं। तो इन चीजों को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। एनवायरमेंट केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए हुए थे और फुल्ली एक्सपेक्टेड है कि 100% फिर से अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे एनवायरमेंट केमिस्ट्री से। तो उसमें आपको क्या क्या चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, आपको पॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, किस किस पॉल्यूटेंट से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उनकी डिसीजेस जैसे मिनीमाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम है, नाइट्रेट और जितने भी हैवी मेटल्स हैं, अगर ये एज अ पॉल्यूटेंट हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो किस तरह से हमारी बॉडी को प्रभावित करते हैं। तो ये सारे कॉज एंड इफेक्ट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ट्रीटमेंट प्रोसेस दी हुई है, जैसे वाटर की ट्रीटमेंट प्रोसेस दी हुई है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स दी हुई है। तो ये सारी चीजें आपको नोट्स बना करके प्रॉपर्ली रख लेना है। इनके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो अपने पैकेज से, स्टडी पैकेज से। मतलब ओवरऑल आपको एनवायरमेंट केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जाना है, जिसमें मेन हम लोग फोकस करने वाले हैं पॉल्यूटेंट पे, पॉल्यूशन के टाइप्स पे, कॉज पे, उनके इफेक्ट्स पे, और एम्फेसाइज करेंगे कि वाटर ट्रीटमेंट की क्या टेक्निक्स हैं और उनको कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है। चलिए, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट रहा, इसमें 2 चीजें हैं। इससे जो क्वेश्चंस आए एग्जाम में उनमें 2 ही केस बन रहे थे। एक केस था अगर आपको आता है, अगर आपके नॉलेज में है, अगर आपको याद है तो आप सीधे सीधे श्योर शॉर्ट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और मार्क्स ले सकते हो। अगर आपको चीजें याद नहीं है तो फिर आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इस वाले टॉपिक को आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि यहां से आपका बहुत अच्छा टाइम बचने वाला है अगर आपको चीजें पता होंगी। अब इसके लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपके एनसीईआरटी में जितने भी टेबल्स दी गई हैं,
टेबल्स दी गई हैं उसमें आपको करस्पॉन्डिंग आयंस और उनके कलर्स और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड की गई हैं उन चीजों पे आपको फोकस करना है। मतलब अगर मुझे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले टॉपिक को अच्छे से करना होता तो मैं वो सारे टेस्ट अच्छे से पढ़ के जाता जो मेरे एग्जाम्स में या मेरे सिलेबस में है, चाहे वो अमाइंस का टेस्ट हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के लिए हो, चाहे वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की टेस्टिंग के लिए हो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स की टेस्टिंग के लिए क्या यूज होता है, इन सारी चीजों को पढ़ के जाना है। और ये चीजें आपको टेबल नुमा फॉर्म में दी गई हैं, आपको टेबल प्रोवाइड की गई है आपके एनसीईआरटी में, वो सारी टेबल कवर करके जाना है, एक भी टेबल छोड़ के नहीं जाना बेटा, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स नो डाउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। अभी जो इसमें से क्वेश्चन आए थे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे। ओवरऑल आपको अगर बायोमॉलिक्यूल्स आप करके जाते हो, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स और सारे उनमें कौन कौन से बेसिस का एसोसिएशन है, आपको हर चीज डीएनए आरएनए के प्रॉपर स्ट्रक्चर, डिफरेंसेस, ये सारी चीजें जो आपकी है सिर्फ एनसीईआरटी लेवल का आप करके जाओगे बायोमॉलिक्यूल्स में तो आपका हो जाएगा, ठीक है। पॉलीमर्स से भी क्वेश्चन आए हुए थे, पॉलीमर्स भी अच्छे से करके जाना है। इसमें आपको टाइप्स पे फोकस करना है, टाइप ऑफ पॉलीमर्स में फोकस करना है, क्लासिफिकेशन में फोकस करना है कि पॉलीमर को किस किस टाइप से क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हीट, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन और टाइप वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा पॉलीमर्स को, एग्जांपल्स जो आपके दिए हुए हैं पॉलीमर्स को उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा इस टाइप और क्लासिफिकेशन में। बिकॉज टाइप जब आपसे पूछेगा तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए देगा कि XYZ पॉलीमर दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ये किस टाइप का है, क्लासिफिकेशन किस टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो आपको एग्जांपल्स विथ टाइप एंड क्लासिफिकेशन समझना होगा। नो डाउट मोनोमर्स आपको पता होना चाहिए, ढेरों, बुना S है, बुना N है, आइसोप्रीन है, बहुत सारे जितने भी आप पॉलीमर्स है आपको एटलीस्ट मोनोमर्स तो बिल्कुल फिंगर टिप में होना चाहिए, राइट। तो आपको पॉलीमर चैप्टर अच्छे से कवर करना है आने वाले एग्जाम के लिए। किन पॉइंट्स पे हमें कवर करना है, टाइप्स अच्छे से हमें पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन हमें अच्छे से पता होना चाहिए और मोनोमर्स की नेमिंग हमें होनी चाहिए कि हमें ये पॉलीमर है, इसका मोनोमर क्या होता है या इस मोनोमर का पॉलीमर आप क्या बना सकते हो, इस टाइप से चीजें कवर होनी चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत सारी रिएक्शन देखी गई। ये कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, ये ओवरऑल एनालिसिस में हमने ये पाया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो भी रिएक्शंस हैं, जैसे आप पी ब्लॉक उठा करके देखें, पी ब्लॉक में आपको ग्रुप वाइज चीजें बताई गई हैं। सपोज करिए आप ग्रुप 13 में जाते हैं, वहां पे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, तो इनके कंपाउंड्स की रिएक्शन दी हुई है। आपको मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कट बता देना चाहता हूं और आपको ये चीज पता होनी चाहिए और आपको इस पे फोकस भी करना है इस बात पे कि एनसीईआरटी पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक में जितनी भी टेबल्स और रिएक्शंस प्रोवाइडेड हैं, ये सारी रिएक्शंस आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए, चाहे वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हो, चाहे उनका हाइड्रोलिसिस हो, चाहे PCl5 का डिसोसिएशन हो, चाहे हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5 हो। इस तरह की जितनी भी रिएक्शन आपको दी गई हैं, आपको एक भी रिएक्शन नहीं छोड़ना, सबकी लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, सबके कंपाउंड्स आपको पता होने चाहिए। फिर इस बार ऑक्सो एसिड से जो क्वेश्चंस थे वो तो कम आए, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड है, जिस तरह से उन्होंने रिएक्शंस को प्रायोरिटाइज किया था अपने पिछले एग्जाम में, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा। आपको फॉस्फोरस के सपोज करिए ऑक्सो एसिड्स दे दिया, इसके स्ट्रक्चर से आपको क्वेश्चन पूछेगा। सीधे सीधे आपकी जो टेबल बनी हुई है आपके पी ब्लॉक वाले में, उसमें आपको नाम दिया गया है, चाहे वो हाइपो ऑक्साइड्स हो, चाहे वो पर ऑक्साइड्स वाले हो, वहां पे फॉस्फोरस ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड है, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड्स कितने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, नो डाउट पूछे जा सकते हैं। और इस नॉट ओनली इन ग्रुप 13 बस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ग्रुप 13 के अलावा ग्रुप 16 में है सल्फर के ऑक्सो एसिड्स है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करके जानी है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम डी एंड एफ ब्लॉक पे बात करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक से बहुत अच्छे और आसान क्वेश्चंस बने हैं, जैसे सीधे सीधे पैरामैग्नेटिज्म नेचर, ठीक है, कलर्ड आयन कौन सा बनने वाला है, यानी वो जो आप हाइब्रिडाइजेशन करते हैं डी और एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आप कभी भी दो चीजें बात समझिए, डी एंड एफ ब्लॉक जो आपका चैप्टर है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, इन दोनों चैप्टर्स को सेम यूनिट समझ के पढ़ना है। आप इन दोनों को अलग अलग मत पढ़िएगा, आप इनको दोनों को एसोसिएट करके पढ़ना है। हमें जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ एफ ब्लॉक के एलिमेंट के नेम आपको पता होने चाहिए। एलिमेंट के नेम आप देखेंगे जनवरी वाले सेशन में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वहां पे आपको सीधे सीधे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा एलिमेंट है एफ ब्लॉक का, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है एफ ब्लॉक का, इस टाइप से ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मतलब हमें क्या फोकस करना है, हमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पता होने चाहिए, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर पता होना चाहिए। उसके बाद एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के नेम पता होने चाहिए, उनकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर पता होनी चाहिए, क्या ऑर्डर होता है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम होना चाहिए। तो इस तरह के एस्पेक्ट में आप डी एंड एफ ब्लॉक को कवर करेंगे। साथ ही साथ जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में आप देखेंगे कि उसमें एक टेबल दी गई है जिसमें कॉमन आयंस के कलर लिखे हुए हैं, जैसे Ni, निकल, ठीक है, और क्रोमियम, मैग्नीज,
राइट। तो इनके जो आयंस फॉर्म होते हैं उनके किस किस कलर्स में आयंस फॉर्म होते हैं, इसके बेसिस पे सॉल्ट एनालिसिस वाले क्वेश्चन डिजाइन किए गए थे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला, एनसीईआरटी की किसी भी रिएक्शन को जो आपको मेंशन है, किसी भी टेबल को आपको नहीं छोड़ना है। इवन इन पी ब्लॉक में अगर हम बात करें तो जैसे हाइड्राइड्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे बेटा, ध्यान रख लेंगे एकदम से। हाइड्राइड के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर आ सकता है, उनके एसिडिक नेचर के बारे में बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें बनेंगी, लेकिन आपको फोकस क्या करना है, जितनी भी टेबल्स है और जितने भी रिएक्शंस दी गई हैं। कलर ऑफ आयंस मैंने बता दिया, आप देखेंगे डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में आपको टेबल मिल जाएगी, आपको कलर पता होना चाहिए। अभी इस बार ही निकल का एक क्वेश्चन था जिसका आंसर निकल था, निकल आयन वहां पे बन रहा था जिसके कलर के बारे में आपसे पूछा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ 2023 के जनवरी सेशन में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखिए काफी आसान से क्वेश्चन आए हुए थे, पर बोल देना एक अलग बात होती है। आप लोगों के सामने मैंने वो क्वेश्चन भी रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया लगे कि इतना टफ नहीं आया हुआ है। हाँ, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए तो हम कुछ कॉन्सेप्ट को एनालाइज करेंगे बेसिस इन चैप्टर के बेसिस पे। जैसे मोल कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन था, मोलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, तो कंसंट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं डिफरेंट शिफ्ट में, और ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वो कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन से हो सकती है, मोलैरिटी हो सकती है, मोलैलिटी हो सकती है। मोलैलिटी वाले में बेटा एसोसिएट करा देगा डेंसिटी, है ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वाली चीजें को एसोसिएट करा देगा। फिर परसेंटेज, वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, है ना। एक चीज और ध्यान रखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन वाली चीजें, कंसंट्रेशन टर्म में पार्ट्स पर मिलियन वाली चीजों को भी हम ध्यान रखेंगे। इसके भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके जाएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके जाएंगे कि पार्ट्स पर मिलियन के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कैसे होते हैं। फिर मोलैरिटी में बिल्कुल अच्छे से करके जाएंगे मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोलैरिटी सॉल्यूशन। जब आप अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हो तो रिजल्टेंट मोलैरिटी कैसी होती है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। देखो ये आपका इस बार का आया हुआ क्वेश्चन है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, बेसिक्स है, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो हमें कंसंट्रेशन टर्म्स को मोल कॉन्सेप्ट में बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इन टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। जैसे कि बोर रेडियस, बोर वेलोसिटी, इनके डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, तो आपको फॉर्मूला एकदम फिंगर ट्रिप में होना चाहिए, उन्हें अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, कैलकुलेशन में आपको नहीं फंसना। क्या मतलब है, जब भी बोर रेडियस और बोर वेलोसिटी का क्वेश्चन होगा आपको रेशियो मेथड से करने की कोशिश करना है बेटा, रेशियो मेथड से। बात समझ में आ रही है, मतलब जैसे R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसमें है, ठीक है, तो ये अपना जैसे n² इस टाइप वाली चीजें हैं, तो आपको R2 तो आपको रेशियो मेथड से क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है। तो जैसे मैंने बताया कि बोर रेडियस वेलोसिटी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरी बात, स्पेक्ट्रम सीरीज से क्वेश्चन आया है, मतलब जो आपकी लेमन, बामर, पाशन, फुंड, ये जो आपकी स्पेक्ट्रम सीरीज होती है उसके लिए n1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एनर्जी डिफरेंस अगर इतना है तो ट्रांजिशन किस सीरीज से हुआ होगा, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट से हुआ है, लेमन सीरीज की फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट से हुआ है, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट से हुआ है, इस टाइप की चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो स्पेक्ट्रम सीरीज के क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है, इसका तो बेटा इस बार क्वेश्चन आया ही था, ठीक है। और एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन स्पीसीज भी पूछा हुआ है, लाइक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के बारे में पूछा हुआ है, जैसे हीलियम प्लस के बारे में आपसे पूछ लेगा, हाइड्रोजन का दे करके बता देगा, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब एक क्वेश्चन भी मैंने इसमें अटैच किया है, आप देखें, द फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज इज दिस, द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ दिस सीरीज। ये इसी बार का क्वेश्चन है बेटा, जनवरी सेशन में क्वेश्चन आया हुआ है, जनवरी टर्म में क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं। तो आपको क्या फोकस करना है, बोर वाले फॉर्मूलेस, स्पेक्ट्रम सीरीज वाले फॉर्मूले आपको ध्यान से करके जाना है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में क्या चीजें करना है बेटा। गिब्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी के हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन देखे गए, अगर थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन बना है तो इससे ही बना हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा H, T डेल S, डेल्टा G, इस वाले से बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। इस G की वैल्यू से आपको स्पॉन्टेनिटी का पता चलता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, तो इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा भी हुआ है, यहाँ पे आपको 300 केल्विन में कुछ कंडीशंस बताई गई है। डेल्टा S की वैल्यू आपको कुछ इस तरह से दी हुई है, डेल्टा H की वैल्यू आपको कुछ इस तरह से दी हुई है। आपको G को इस टेम्परेचर पे एनालाइज करके ये बता रहा था कि नॉन स्पॉन्टेनियस कौन कौन सा हो सकता है, आप करके देखोगे सी आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के देखो, फिर से यहाँ पे भी अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच, कुछ भी हाई फाई चीजें नहीं आई हुई हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम में ध्यान देंगे बेटा, फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन है जिसमें चीजों को, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके दिया गया है।
सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन है, बफर सॉल्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक क्वेश्चन कैसे कि कुछ कंसंट्रेशन आपको दे देगा, इतने मोलर HCl ले लिया है तो क्या होना चाहिए पीएच, है ना, 0.02 मोलर आपने BaOH होल ट्वाइस ले लिया है तो आपकी पीएच क्या होना चाहिए। तो इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस है, राइट, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन है वो तो याद रखने ही है, साथ ही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर सॉल्यूशन के फॉर्मूला याद रखना है। ये इसी बार का क्वेश्चन है, आप इसे देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि कितना टफ आया या कितना आसान आया। आसान ही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए, सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट वाले जो क्वेश्चन है उनको मैं आपको बता दूं। ऑल बेसिक्स, अब बेसिक्स में क्या क्या चीजें आएंगी, यूनिट सेल स्ट्रक्चर, राइट, यूनिट सेल क्या होते हैं, उसमें वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की नंबर्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के नंबर्स क्या है, ठीक है, कौन कौन से सेल स्ट्रक्चर है, किस किस तरह की पैकिंग पाई जाती है, ठीक है। तो वो जो टेबल दी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, वो टेबल आपको पता होना चाहिए। एंगल्स का क्या रिलेशन है, साइड का क्या रिलेशन है, ठीक है ना, A इक्वल टू B इक्वल टू C है, अल्फा नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C है। इस टाइप की जितनी भी जो टेबल दी हुई है उससे आपको बेसिक क्लियर करके जाना है, पहली बात। दूसरी बात, जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं इस चैप्टर से वो फॉर्मूला मेकिंग क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें दिया गया है कि आयोनिक सॉलिड है, X ऑक्यूपाई करता है अल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ द बॉडी सेंटर्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी सेंटर्ड में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। देन Y ऑक्यूपाई करता है 1/3 ऑफ द फेस सेंटर्ड, तो अब आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है, फेस सेंटर्ड होगा तो उसका इक्विवेलेंट एटम कितने होंगे, ठीक है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप बोलते हो कि X क्रिस्टल लैटिस बना रहा है, Y ऑक्टाहेड्रल वाइट को ऑक्यूपाई कर रहा है, इस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन है जिसमें आप फॉर्मूला फाइंड आउट करते हुए आप एनसीईआरटी के भी अगर क्वेश्चन करके चले जाओगे तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, डिफेक्ट्स करके जाने हैं, डिफेक्ट से क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, नो डाउट कि डिफेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, कैटाइनिक, एनाइनिक और जितने भी स्टॉकी डिफेक्ट्स वगैरह है तो उनको आपको अच्छे से करके जाना है। तो तीन चीजों पे हम फोकस करेंगे, एक वो जो टेबल है उसको आपको नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट, टेट्राहेड्रल वाइट हर टाइप के स्ट्रक्चर में पता होने चाहिए कितने होते हैं, फॉर्मूला मेकिंग के क्वेश्चन करके जाएंगे और डिफेक्ट कवर करके जाएंगे। चलिए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं है तो आपको अच्छे से करके जाना है। राउट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, देखो राउट्स लॉ के क्वेश्चन आए हुए हैं पर एसोसिएट करते हुए डाल्टन्स लॉ को, राउट्स लॉ को आप एनसीईआरटी में देखेंगे लास्ट में बिल्कुल डाल्टन्स लॉ को भी एसोसिएट किया हुआ है, यानी जो वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन के बेसिस पे निकालते हो, यहाँ का पीए और पीबी निकालते हो, राउट्स लॉ को अप्लाई करके निकालते हो, उसका एप्लीकेशन किस तरह से किया गया है वेपर स्टेट में। वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन YA/YB, अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना है XA XB है, तो वेपर स्टेट का मोल फ्रैक्शन इन वैल्यूज का इस्तेमाल करके किस तरह निकालना है, मतलब राउट्स लॉ का इस्तेमाल करके आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ A पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकाला वेपर स्टेट में, फिर इनका इस्तेमाल करके वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है। इस तरह के जो इस पैटर्न की जो क्वेश्चन है उनको आपको प्रैक्टिस करके जाना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको वांट ऑफ फैक्टर को ध्यान रखना है, वांट ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं, वांट ऑफ फैक्टर, राइट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी है, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो, चाहे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस सारी चीजों को करके जाना है और साथ ही साथ हमें वांट ऑफ फैक्टर वाले केसेस भी करके जाना है, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर में एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन वाला केस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन के केस में जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा उसका वांट ऑफ फैक्टर के साथ कैसा रिलेशन है, इस वाले एस्पेक्ट में भी हमें चीजें फोकस करनी होंगी। आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट ही है, ठीक है ना, लेकिन एट ए टाइम इतने सारे चैप्टर्स में से आपको फॉर्मूला एकदम एक्सेसिबल है, फिंगर टिप में है, आप अप्लाई कर पा रहे हो, इसका पूरा एग्जाम रहा। ओवरऑल जो अगर आप एनालिसिस पूछे तो वो बिल्कुल इसी बेसिस पे था कि आप कितना जल्दी चीजों को एक्सेस कर पा रहे हो, कितना जल्दी आप अप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है। कुछ भी हाई फाई चीजें और ज्यादा मैनिपुलेटिव चीजें नहीं पूछी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में 0 ऑर्डर से क्वेश्चन थे, फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन थे, आर्हेनियस एंड ग्राफ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो आपको आर्हेनियस इक्वेशन को अप्लाई करना, आपको आर्हेनियस इक्वेशन पता होने चाहिए, डिफरेंट फैक्टर्स कि किस तरह से किस फैक्टर में रेट कांस्टेंट टेंपरेचर के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होने पे किस किस तरह से वेरिएशंस हो रहे हैं। विथ ग्राफ पूछेगा एलन और लॉग को कंसीडर करते हुए, तो विथ ग्राफ्स आर्हेनियस इक्वेशन आपको प्रिपेयर करनी है, फर्स्ट ऑर्डर और 0 ऑर्डर, हाफ लाइफ, इन सब चीजों को आपको कंसीडर करते हुए बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आपको एग्जाम देने जाना है। बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने केमिस्ट्री की ओवरऑल जो अगर हम बातें करके देखें तो हमने देखा कि कुछ स्टार्टिंग के जो मैंने कुछ चैप्टर्स बताए हैं इनको तो बहुत अच्छे से करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना। अगर ओवरऑल हम एनालिसिस करके देखें तो भाई आसान क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट आ रहा है पेपर,
बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करके जाना है और एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला बहुत अच्छा होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करके जाओ, जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए रोज, तो आप देखेंगे कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना बनने लगेगा। क्योंकि पूरा फोकस यही था कि आपको फॉर्मूला जो मालूम है आप उसको अप्लाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते। क्योंकि लैंग्वेज कई बार डायरेक्ट लैंग्वेज यूज हुई है क्वेश्चंस में, कई बार थोड़ा सा घुमा के लैंग्वेज को यूज किया गया है, जिसमें आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें गिवन है और क्या क्वांटिटी पूछी गई है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस अप्रोच डाउट आप अच्छा ही स्कोर कर पाएंगे आने वाले मेंस अटेम्प्ट।